नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वेयर विशाल में। तो यहाँ मिलेगा आपको सर्वे का ज्ञान, माइनिंग की पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने डे 1 सीरीज़ देखा होगा, ये डे 2 सीरीज़ आपके लिए है, जिसमें कि आपको माइनिंग शॉर्ट नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो एनुअल लीव विथ वेजेस क्या है, इसका शॉर्ट नोट्स देखेंगे। तो अंडरग्राउंड में 15 दिन में एक छुट्टी, साल में 190 दिन की उपस्थिति होनी चाहिए। और ओपन कास्ट माइन में 20 दिन में एक छुट्टी, साल में 240 दिन का उपस्थिति होनी चाहिए। 30 दिन से ज़्यादा लीव जमा नहीं होनी चाहिए। 15 दिन पहले आवेदन और साल में 3 बार होनी चाहिए। बीमारी के लिए 15 दिन की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। फॉर्म बी में हिसाब 2 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा। 20 फरवरी तक फॉर्म एल में नोटिस बोर्ड में लगाया जाएगा, जो फॉर्म एल अब दिया है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस। बाई लॉज सेक्शन आप 61 में पढ़ोगे जब आप माइंडसेट का पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया है कि 2 मंथ तक प्रस्ताव न भेजने पर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस द्वारा प्रस्ताव दिया जाएगा। और अगला पॉइंट है कि 2 मंथ तक सहमत न होने पर प्रस्ताव कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि अप्रूव करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अपील किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि रूल रेगुलेशन बायलॉज 30 दिन तक लोकसभा में रहेगा। आगे देखेंगे हम लोग। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन जैसा कि आपका IME, PME ये सभी कंडक्ट होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सिंपल जानकारी है। मेडिकल एग्जामिनेशन तो जो भी टेम्परेरी वर्क माइन में कर रहे हैं उनका IME, PME नहीं होता है। 5 वर्ष में एक बार PME प्रति वर्ष 1/5 का जांच किया जाता है। और अगर आपको बात करें जैसे एस्बेस्टोसिस माइनिंग और मेलिंग के लिए PME 1 वर्ष में, एक्सरे प्रति 3 वर्ष में किया जाता है। जो भी टेस्ट वर्क में वर्क करते हैं उनका प्रति 1 वर्ष पर उनका PME किया जाता है। और इसमें भी कुछ कंडीशन है। अगर आपने 45 ईयर कंप्लीट कर चुका है तो प्रति 3 वर्ष पर आपका पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और अगर आपने वहीं 60 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो प्रति वर्ष 1 वर्ष में आपको कंप्लीट करना होता है। नए भर्ती वालों के लिए, जो भी माइन में नए भर्ती होते हैं उनके लिए IME इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा और जानकारी हम लोग लेते हैं। तो पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म M में दिया जाता है। 20 दिन पहले नोटिस इसका दिया जाता है। दूसरी नोटिस, अगर किसी कारण से फॉर्म M में दिया गया है तो वह उपस्थित नहीं हो पाता है तो फॉर्म N में 10 दिन बाद उसे दिया जाता है, फॉर्म N में। और मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट अगर वो मेडिकली उसकी कंप्लीट हो जाती है तो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट फॉर्म O में उन्हें दिया जाता है। उन्हें दोबारा नोटिस देने पर उपस्थित न होने पर नौकरी से डिस्चार्ज या विवादित की स्थिति में 60 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर के पास भेज दिया जाएगा। आगे पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म P तथा IME के लिए P1 स्तर का देना होता है। P और P1 आपने पढ़ा होगा। फॉर्म का आपने पूरा लिस्ट फॉर्म A से लेकर फॉर्म U तक आपने अभी तक पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो दोबारा उसे मेरे चैनल पर मैंने एक इंडिविजुअली वीडियो बनाया है, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। एक चीज़ और ख्याल रखिए, मैं माइनिंग शॉर्ट नोट्स अपडेशन कुछ लाऊंगा। शॉर्ट मतलब फुल फॉर्म, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होंगी और जानने होंगे। जो भी IME या PME कंडक्ट सर्टिफिकेट व्यक्तियों के लिए होता है तो उनका कार्यकाल तथा उसके रिटायर होने के 10 वर्ष तक रखे जाएंगे। PME IME में अनफिट व्यक्तियों को 30 दिन के अंदर अपीलेट मेडिकल बोर्ड के लिए अपील किया जाएगा। मान लीजिए आप सही हो और आपको अनफिट घोषित कर दिया गया है तो AMB में आपको अपील करना होगा 30 दिन के अंदर। और अपील के 30 दिन के अंदर अपीलेट मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच कराने की व्यवस्था कराई जाएगी और 15 दिन पहले फॉर्म Q में नोटिस आपको दी जाएगी। अगर किसी कारण से आप उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आपको सेकेंड एंड फाइनल नोटिस फॉर्म R में दिया जाएगा। और अगर आपका मेडिकली फिट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आपको फॉर्म S में सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, जो आपका PME होता है फॉर्म O में मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट दिया जाता है, उसकी 3 कॉपी बनती है। एक डॉक्टर खुद रखता है और एक एम्प्लॉय को देता है और एक मैनेजर रखता है। ओके,
और नीचे फॉर्म एस में जो सर्टिफिकेट दे देते हैं तो उपस्थिति न होने पर 30 दिन के बाद उसे जॉब से हटा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए फिर भी वो उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे 30 दिन के बाद उसे जॉब से हटा दिया जाएगा। 20 फरवरी तक चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को फॉर्म टी मैनुअल रिटर्न उन्हें भेजा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वर्कमैन इंस्पेक्टर। वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में सभी लोग कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। वर्कमैन इंस्पेक्टर 500 व्यक्ति एम्प्लॉय जब वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर एक वर्कमैन इंस्पेक्टर रखा जाएगा। और अगर 500 से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो वहाँ पर 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर रखे जाएंगे। अगर 1500 से अधिक है तो 1500 पर मान लीजिए 3 और प्रति 1000 पर एक वर्कमैन इंस्पेक्टर जो माइनिंग का बढ़ता जाएगा। 1500 पर 3 मतलब एक माइनिंग का, एक इलेक्ट्रिकल का और एक मैकेनिकल का होगा। वर्कमैन इंस्पेक्टर बनने के लिए आपके पास 5 वर्ष का अनुभव और 2 वर्ष का उसी माइन का होना चाहिए। वर्कमैन इंस्पेक्टर बनने के लिए आपके टोटली 5 वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए, जिसमें कि उसी माइन का 2 वर्ष का होना चाहिए। और उन्हें कम से कम 2 घंटे के 30 लेक्चर वाले ओरिएंटेशन ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। 2 दिन वर्कमैन इंस्पेक्टर का काम और बाकी दिन अपना सामान्य कार्य होगा। जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है सप्ताह में 2 दिन एज ए वर्कमैन इंस्पेक्टर और बाकी दिन अपना नॉर्मल ड्यूटी निभाएगा। वह ओवरमैन या फोरमैन का ड्यूटी निभा सकता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। रिपोर्ट फॉर्म यू में 15 दिन के अंदर रिमार्क करेगा। वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर जैसे कि वेलफेयर ऑफिसर हो गए, मैनेजर हो गए, असिस्टेंट मैनेजर हो गए, इन सभी की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको MMR 1961 में मिल जाएगा। वो आपको याद करके रखने होंगे कुछ रेगुलेशन पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देखिए, वेलफेयर ऑफिसर 500 या उससे अधिक होने पर वेलफेयर ऑफिसर रखे जाते हैं और अगर 250 से अधिक हैं तो प्रत्येक 2000 पर एक वेलफेयर ऑफिसर एक्स्ट्रा रखा जाएगा। इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी की डिग्री या सोशल साइंस, सोशल वर्क या लेबर वेलफेयर में डिग्री या डिप्लोमा तथा किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में लेबर प्रॉब्लम को सुलझाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, माइंस में काम करने वाले मैक्सिमम व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का ज्ञान होना चाहिए एक वेलफेयर ऑफिसर के पास। अपॉइंटमेंट, ऑथराइजेशन, डिस्चार्ज, डिस्मिसल, डेजिग्नेशन, टर्मिनेशन की सूचना चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को 7 दिन में दीजिएगा, मतलब वेलफेयर ऑफिसर देगा। असिस्टेंट माइन मैनेजर। असिस्टेंट माइन मैनेजर जो कि रेगुलेशन नंबर 45 होगा MMR 1200 से अधिक होने पर असिस्टेंट माइन मैनेजर रखे जाएंगे। अगर 1600 तक है तो एक, और 1600 से अधिक होने पर 800 पर एक रखे जाएंगे। अगर किसी अगला पॉइंट है कि 3200 से अधिक होने पर एक असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास मैनेजर होगा। मैनेजर की बात करें तो अंडरग्राउंड में 150 से अधिक, ओपन कास्ट माइन में 400 से अधिक फर्स्ट क्लास मैनेजर रखे जाएंगे। अंडरग्राउंड में 75 से अधिक, 150 से कम, ओपन कास्ट माइन में 150 से अधिक, 400 से कम फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास मैनेजर रखे जाएंगे। अगर आपको माइन में 600 टन तक की माइंस है तो फोरमैन परमिट मैनेजर बन सकता है। सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी का गठन आपका 100 से अधिक होने पर होता है, जिसमें कि एक मैनेजर होता है जो उसका खुद चेयरमैन होता है और चेयरमैन द्वारा नोमिनेटेड 5 ऑफिशियल पर्सन या कम्पिटेंट पर्सन होते हैं। और आप बताइएगा कि ब्लास्टर कम्पिटेंट पर्सन होता है या नहीं। आप आंसर कमेंट में लिखिएगा, ब्लास्टर कम्पिटेंट पर्सन होता है या नहीं। वर्कर द्वारा नोमिनेटेड 5 वर्कर होते हैं और वर्कमैन इंस्पेक्टर खुद होता है और सेफ्टी ऑफिसर या मैनेजर के नीचे का कोई एक व्यक्ति और सेक्रेटरी सेफ्टी ऑफिसर ही होता है। और 15 दिन के अंदर एक्शन के बारे में जानकारी देना होता है सेफ्टी कमेटी को और इनका कार्यकाल जो टेन्योर होता है 2 वर्ष का होता है। ये भी आई होप क्लियर होगा। तो अगली क्लास में हम शेल्टर से पढ़ेंगे। तो डे 2 सीरीज़ कंप्लीट। सब कुछ आपको अभी तक क्लियर और समझ में आ रहा होगा शॉर्ट नोट। अगर आपने कम्प्लीटली एक्ट रूल रेगुलेशन सब कुछ पढ़ा है तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। फुल डिटेलिंग आप जब पढ़ोगे, जब MCQ लगाओगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, तभी आपको सब कुछ डाटा क्लियर होता जाएगा। तो किसी को अगर टेस्ट सीरीज़ या नोट्स चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर सकता है। मैं उसे ज़्यादा नहीं, केवल 149 में मैं उन्हें प्रोवाइड कर दूँगा। 2 टेस्ट सीरीज़, 2 नोट्स प्रोवाइड
कर सकता हूँ मैं। तो मिलते हैं फिर डे 3 सीरीज़ में। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय माइनिंग।